हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर। एंड इस पूरे चैप्टर को हम फुल कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे। यहाँ पे जितने भी सब टॉपिक्स यहाँ पर आगे निकल कर सामने आएंगे एंड यहाँ पर हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे कि इस चैप्टर में से किस तरीके के न्यूमेरिकल्स जो हैं पूछे जा सकते हैं आपके DSSB TGT नेचुरल साइंस 2024 एग्जामिनेशन के लिए। सो ये वन शॉट वीडियो है और अगर कोई बच्चा इस चैनल के ऊपर नया है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस चैनल की वीडियो सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है फॉर द DSSB TGT नेचुरल साइंस 2024 के लिए। सब्जेक्ट है आपका फिजिक्स। अब विदाउट वेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब हम कभी भी चैप्टर के बारे में बात करते हैं यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, तो सबसे पहला हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है व्हाट इज अ फोर्स। अब फोर्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, इट इज अ पुश और पुल। ठीक है, पुश है या बेटा क्या करो आप किसी भी बॉडी को पुल करो, लेकिन उस पुश और पुल से क्या हो जानी चाहिए उसकी, आइदर वो क्या करे, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट के ऊपर है तो वो क्या आ जाए, मोशन में आ जाए। अगर और आइदर चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, अगर मोशन में है तो फिर आप उसको किस में लेकर आ जाओ, रेस्ट में लेकर आ जाओ। ठीक है, जिस तरीके से आप चलती हुई गाड़ी है ना, तो वो क्या है, ऑलरेडी मोशन में है, तो आपने क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, यानी आपने फोर्स लगा दी। फोर्स लगाने से क्या हुआ, गाड़ी जो है रुक गई। ठीक है, उसके बाद जो है स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब अगर कोई चीज़ जो है क्या है बिल्कुल पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, मान लो कि आपकी कोई बुक है, ठीक है, वो जब तक पड़ी रहेगी जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे। तो अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसकी आप क्या कर रहे हो, रेस्ट स्टेट को चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली आपकी फोर्स जो है यहाँ पर किस तरीके का काम कर रही है, एक्सटर्नल एजेंट जो कि आप खुद प्रोवाइड कर रहे हो उस बॉडी की रेस्ट पोजीशन एंड मोशन की जो पोजीशन है उसको क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे बोला गया है द एक्सटर्नल एजेंट विच टेंड्स टू सेट अ बॉडी इन मोशन, या तो वो बॉडी को मोशन में लेकर आ जाए, और विच चेंजेस द स्पीड एंड डायरेक्शन, जिसकी वजह से किसी भी बॉडी की या तो स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी विच कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मतलब किसी भी तरीके से आपने कोई एक्सटर्नल एजेंट लगाकर जो है आप क्या कर सकते हो, रेस्ट पोजीशन को चेंज कर सकते हो, मोशन की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, आप उसकी स्पीड एंड डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो, या आप उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे शेप एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपके पास बलून है, बलून के ऊपर आप हाथों से क्या लगाओ, फोर्स लगाओ। ठीक है, आपके पास बलून है यहाँ पे, इसके ऊपर आपने हाथों से क्या लगाई है, फोर्स लगाई है, तो इसकी बेटा शेप जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। और फोर्स का जो बेसिक यूनिट है दैट इज कॉल्ड न्यूटन, हम न्यूटन में ही मापते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो टाइप ऑफ फोर्सेस हैं वो कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जनरली जो है आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो एक है आपके पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और एक है आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है दो बॉडी के बीच में वो नेसेसरी नहीं है। इट मीन्स अगर ये बॉडी है और दूसरी बॉडी आपके पास ये है, यानी A और B दो बॉडीज है, इन दोनों के बीच में चाहे कॉन्टैक्ट, ये देखो कितनी दूर दूर है, ठीक है, सेपरेशन है इन दोनों की बॉडीज के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर तब भी इनके ऊपर फोर्स जो है वो लग सकती है। कौन सी फोर्स लगती है, आप सभी जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसी भी इस ब्रह्मांड की जो भी दो बॉडीज हैं, सपोज अगर आप, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आप इस वीडियो को दुनिया के किसी भी कोने से देख रहे हैं, तो मेरे और आपके बीच में भी क्या लग रही है, एक तरीके की फोर्स लग रही है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये फोर्स इतनी ज़्यादा वीक होती है कि हमें एक्सपीरियंस नहीं होती है। ये आप नहीं बोल सकते कि मैं या आपको जो है अट्रैक्ट कर रही हूँ या आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि हम दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में बैठे हुए हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हम दोनों बॉडीज के बीच में, हम दोनों के बीच में लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सबसे वीकेस्ट फोर्स भी इसको बोला जाता है। इतनी वीकेस्ट है कि हम इसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं, यानी फील ही नहीं कर पाते हैं। और दूसरे टाइप की फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि दो चार्जेस के बीच में लगती है। जिस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा चार्ज जो है आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इसको, लेकिन दोनों चार्जेस के बीच में कोई ना कोई क्या रहेगी, कोई ना कोई सेपरेशन रहेगी। जब सेपरेशन यहाँ
यहाँ पर आपको देखने को मिले, इट मीन्स वो कौन सी फोर्स आपने क्लिक करनी है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसके बीच में कोई ना कोई क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर चार्जेस जो हैं वो सेम नेचर के हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट नेचर के हैं तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये बात आप जानते हैं। उसके बाद आ जाओ ज़रा कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पे दिखाया गया है। एक बॉक्स ये ए यहाँ पे रखा गया और इसके बिल्कुल कॉन्टैक्ट में आपने दूसरा बॉक्स यहाँ पे रख दिया है। तो देखो ए फोर्स को, मतलब आपने एक कोई पर्सन है जो कि इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में इसको धकेल रहा है, और यहाँ पर ये जो बॉक्स बी है, यहाँ पर अब फोर्स जो है उल्टी डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन दोनों बॉडीज आपस में क्या है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो दो बॉडीज जो हैं जब कांटेक्ट में होती हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो लगाती हैं। ये आपने बात ध्यान रखनी है। इफ द कांटेक्ट इज फ्रिक्शनलेस, मतलब दोनों बॉडीज के बीच में जो कांटेक्ट है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, तो जो कांटेक्ट फोर्स यहाँ पर निकल कर आएगी ना, कांटेक्ट फोर्स यहाँ पे निकल कर आएगी, वो क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द कॉमन सरफेस एंड नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन, इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन को आप आर से रिप्रेजेंट करते हो या आप एन से रिप्रेजेंट करते हो। अब ये जो है कांटेक्ट फोर्स जो है, अगर आपके पास जो कांटेक्ट है वो क्या है, फ्रिक्शनलेस है, तब इस केस में होगा। अब इसको अच्छे तरीके से किस तरीके से समझते हैं, देखो, इफ हाउएवर द ऑब्जेक्ट्स आर इन रफ कॉन्टैक्ट, मतलब अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि रफ कॉन्टैक्ट है दोनों बॉडीज के बीच में, एंड मूव, दो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, या दोनों के बीच में जो टेंडेंसी है मूव करने की है। ठीक है, या तो मूव करेंगे या थोड़ा बहुत मूव करने की उनमें कैपेबिलिटी है, रिलेटिव टू ईच अदर, लेकिन दोनों साथ में ही करेंगे, विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट, देन फ्रिक्शनल फोर्स जो है अराइज कब होगी, विच अपोजिट सच मोशन। बोलने का मतलब क्या है कि अगर ये एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी बेटा कुछ इस तरीके की है, ये है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, अगर मैं इस तरफ लगा रही हूँ तो ये थोड़ा सा जो बॉक्स भी है ये थोड़ा सा भी क्या करता है, मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू ए, जो यहाँ पर फोर्स लग रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा मूव करेगा, लेकिन दोनों के बीच में जो एक फ्रिक्शनल फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको मैं स्मॉल एफ के साथ क्या कर रही हूँ, रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, जो कि क्या करती है, ये स्मॉल फ्रिक्शनल फोर्स जो है इन दोनों का जो मोशन है, मतलब ये थोड़ा आगे जाना चाहिए, तो इस मोशन को ये आगे बढ़ने से थोड़ा सा रोकती है। ठीक है, थोड़ा सा ही रोकेगी, ज़्यादा नहीं रोकेगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितने अमाउंट की लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया अगेन ईच ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द अदर एंड द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट। ये तो बात हम समझ रहे हैं कि अगर ये दो बॉडीज़ में, ये कंबाइन बॉडीज़ में अगर इस तरफ को फोर्स लग रही है तो दूसरी फ्रिक्शनल फोर्स जो है कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगी। तो इस फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल डायरेक्शन। परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल डायरेक्शन मतलब इस तरीके से, ये इस तरीके से आएगी नॉर्मल फोर्स, जिसको हम आर के साथ रिप्रेजेंट कर लो चाहे एन के साथ रिप्रेजेंट कर लो। तो बोला कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है यहाँ पर एफ के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो मैं भी यहाँ अब एफ ने है तो मैं यहाँ पर इसको आर के साथ रिप्रेजेंट कर दी। बिटवीन टू बॉडीज इज मेड अप ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच में किस तरीके से आएगी, देखो, एक तो है आपका नॉर्मल रिएक्शन जिसको हम एन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इसके साथ। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये वाला। कॉन्टैक्ट फोर्स को मैंने आर के साथ रिप्रेजेंट किया है, तो मैं यहाँ से इसको आर यहाँ पे बोलना बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैं ये नॉर्मल डायरेक्शन को अब एन के साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जो आपके पास कौन सी फोर्स आएगी, कॉन्टैक्ट फोर्स आएगी, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस। एक है आपके पास नॉर्मल डायरेक्शन, दूसरा है आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो दोनों फोर्सेस जो है आपस में क्या है, मतलब ये और ये। अब देखो ना, अगर मैं इसको फिर से इस डायग्राम को बनाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से आएगा कि एक बॉडी मेरे पास ये है, दूसरी बॉडी मेरे पास जो है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, तो ये बॉडी भी इसके थोड़ी सी साथ में मूव करेगी, लेकिन जो दूसरे टाइप की फोर्स रहेगी यहाँ से, ठीक है, दोनों सरफेस जहाँ पे कांटेक्ट में है, तो इसके अपोजिट में मैंने कहा एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। लेकिन जो कॉन्टैक्ट फोर्स, अभी यहाँ पे देखो ये इस तरीके से नॉर्मल डायरेक्शन हमें देखने को मिला। अब आप देखो नॉर्मल डायरेक्शन जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखो नॉर्मल डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कंबाइन होके क्या बनाते हैं,
आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स बनाते हैं, जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे देखो आपका जो ये क्या है नॉर्मल फोर्स है, किसकी इक्वल आ जाएगी, इन दोनों का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और इसका अंडर रूट ले लो। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर वैल्यू भी दी गई होगी तो आप इन वैल्यू को पुट करके जो है निकाल सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर कई बार ये क्या पूछा जाता है आपसे, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अब देखो नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब यहाँ पे 3 लॉज हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जब तक कोई बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। अगर वो उसके ऊपर हम क्या ना लगा दे, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे, तो इसी लॉ को हम क्या बोल देते हैं, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोल देते हैं। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को दूसरे टर्म में क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आपसे पूछा भी जाता है विच लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो आपने क्या क्लिक करना है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। किस तरीके से इनर्शिया बेसिकली क्या होती है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की, जिसकी वजह से या ये खुद जो है अपनी मोशन को या रेस्ट पोजीशन को क्या नहीं करती है, चेंज नहीं करती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इनर्शिया बोल देते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि अगर कोई यहाँ पे क्या है, पर्सन है, मैंने कहा ये पर्सन जो है इस तरीके से खड़ा है। ठीक है, अब इस पर्सन के पास खुद की क्या कैपेबिलिटी है कि जब तक मैं खुद मूव ना करूं, मेरी ये क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि अगर सपोज करो कि यहाँ पे ये एक पर्सन है और यहाँ पे एक स्मॉल पर्सन है। ठीक है, ये है आपके पास थोड़ा सा हैवी पर्सन है और ये थोड़ा सा लाइट पर्सन है। ठीक है, मतलब ज़्यादा जिसका वेट नहीं है। अब इन दोनों की कैपेबिलिटी क्या है, मतलब इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या है कि जब तक इन दोनों के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे, मतलब अगर ये वाला जो पर्सन है, ये वाला पर्सन इसके ऊपर अगर फोर्स लगाए तभी ये क्या जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, या ये पर्सन जो है इसको अपनी तरफ खींचेगा तभी ये पर्सन जो है इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, खुद नहीं आएगा। तो हर बॉडी के पास जो अपनी जो है इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो खुद अपनी स्टेट जो है चेंज नहीं करती है। ठीक है, अगर कोई पत्थर जो है काफ़ी सालों से एक जगह पे पड़ा हुआ है तो वो वहीं पड़ा रहेगा, वो खुद से नहीं जाएगा, खुद से मूव नहीं करेगा जब तक हवा या कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई आदमी उसको आके हिला ना दे। तो इसी प्रॉपर्टी, इसी इनहेरेंट प्रॉपर्टी को बेटा हम क्या बोल देते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ ज़रा, यहाँ पर बोला गया है कि इनर्शिया यहाँ पर 2 टाइप्स के होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। एक है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ मैंने अभी बताया क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर हम क्या ना अप्लाई कर दें, कोई फोर्स अप्लाई ना कर दें। तो ये इनर्शिया भी 2 टाइप का रहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। पहला क्या है आपके पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इफ द बॉडी अगर रेस्ट के ऊपर है तो वो रेस्ट के ऊपर ही बनी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई ना एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई ना करें। अगर कोई पत्थर रखा गया है ना, अगर आप अपने रूम में क्या कर दो, अपना बैग रख कर आ जाओ, तो वो बैग वहीं का वहीं पड़ा रहता है जब तक आप या आपके फैमिली मेम्बर उसको नहीं उठाते हैं। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जब ट्रेन जो है रेस्ट के ऊपर होती है, स्टार्ट्स मूविंग सडनली, तो पैसेंजर जो हैं वो क्या करते हैं, आगे की तरफ झुकते हैं, क्योंकि अब आपकी बॉडी जो है वो किस में आ जाती है, आपकी मोशन में आ जाती है, क्योंकि अब ट्रेन ने क्या करना शुरू कर दिया है, मूव करना शुरू कर दिया, तभी आपको थोड़ा सा क्या लगता है, वहां पे झटका लगता है। ठीक है, सेकंड बोला कि व्हेन अ कारपेट इज बिटन अप विद स्टिक। अब कारपेट है, कारपेट में क्या होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। डस्ट पार्टिकल तो रेस्ट में ही रहेंगे जब तक आप उसके ऊपर क्या ना करो, फोर्स अप्लाई ना करो किसी स्टिक की मदद से। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, आपने क्या किया, छड़ी ली, छड़ी से आपने फोर्स लगा रहे हो इस कारपेट को झाड़ो, तो ये जो आपके पास क्या है, डस्ट पार्टिकल हैं, ये तब क्या होना शुरू हो जाते हैं, वहां से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल क्या हो गए, वहां से आपकी कारपेट से डिटैच हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल है, जब बुलेट जो है फायर होती है इनटू अ ग्लास पैन में, मतलब ये कोई एक ग्लास पैन है और आपने क्या किया, कोई बुलेट की जो है वो फायर करी। ठीक है, इस तरीके से जो है आपने बुलेट को फायर किया, बुलेट इस तरीके से हुई और एक ग्लास पेन है, तो ये क्या करती है, एक होल बनाकर जो है दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक है, तो जहां पे बुलेट ने हिट किया है ग्लास, लेकिन ये पूरा ग्लास टूटता नहीं है। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग द ग्लास इनटू पीसेस, ग्लास टूटता नहीं है बल्कि एक होल होके वो आगे की तरफ जो है बुलेट जो है वो मूव कर जाती है।
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर जो है बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होंगे, तो इसको स्टार मार्क आप कर लो, क्योंकि ये जो है बच्चे किसके साथ रिलेट कर देंगे, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के साथ। ठीक है, अभी आ जाओ जरा सेकेंड लॉ के ऊपर, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब टाइप के ऊपर, इनर्शिया ऑफ मोशन के ऊपर। जो बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये यूनिफॉर्म मतलब अगर मोशन में है, मूव कर रही तो मूव ही करती रहेगी जब तक हम क्या ना करें, उसके स्टेट ऑफ मोशन को रजिस्टर ना करें, मतलब उसको हम क्या ना करें, चेंज ना करें। गाड़ी जो है अगर जा रही है तो वो क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी। आपने गाड़ी के ऊपर ब्रेक्स अप्लाई कर दी, मतलब फोर्स अप्लाई कर दी, तब गाड़ी किस में आ जाती है, आपकी रेस्ट में आ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल भी समझ लो कि पर्सन जो है जंप्स आउट ऑफ अ मूव। अब देखो गाड़ी जो है ऑलरेडी चल रही है और आप जो है वो एकदम से जंप करते हो, ठीक है, तो ही शुड रन इन अ डायरेक्शन इन विच द बस मूविंग, अदरवाइज ही विल फॉल डाउन। तो पर्सन जो है जंप्स आउट करता है मूविंग बस से, तो उसको किस डायरेक्शन में रन करना चाहिए, जिस डायरेक्शन में जो है आपकी बस जो है मूव कर रही है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। सेकंड बोला गया अ ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। देखो हर कोई मूव ही कर रहा है यहाँ पे। एंड इफ अ बॉल इज थ्रोन, अगर आप किसी ट्रेन में हो और वो गाड़ी जा रही है, ठीक है, ट्रेन जा रही है और आप उसी कंपार्टमेंट में बैठे हो और ऊपर की तरफ जो है बॉल को फेंकते हो, तब ये वापस बॉल जो है आपके हाथों में आ जाएगी। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। अब देखो दोनों में हम रिलेशनशिप निकालते हैं, मास और इनर्शिया में क्या फ़र्क है। अब देखो न्यूटन्स का जो लॉ है क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। अब यहाँ पर इस लॉ को आप अभी मत समझो, इसको मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन भी करूँगी। जितना ज़्यादा बॉडी के पास मास होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसके पास इनर्शिया होगा। इट मीन्स अगर बॉडी जो है बहुत बड़ी है, पत्थर जो है बहुत बड़ा है, तो आप बोल सकते हो ना कि इसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा है और एक छोटा सा स्टोन है यहाँ पे, ठीक है, एक ही स्टोन बनाती हूँ, ठीक है, एक छोटा सा स्टोन है, तो देखो इसका मास जो होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो देखो ये बड़ा पत्थर जो है इसके पास इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि अपनी ये पोजीशन को हटाएगा नहीं। आप इसके ऊपर स्मॉल अमाउंट में फोर्स लगाओगे तो ये हिलेगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखो फोर्स जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पे और भी बना के पूछा जा सकता है कि जितना अगर बॉडी के पास लार्ज इनर्शिया है तो उसको कितनी फोर्स चाहिए होती है, कम या ज़्यादा। तो आप बोल सकते हो ना जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया, तो उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी। 50 आदमी लगेंगे इस पत्थर को, लेकिन इस पत्थर के लिए इस जिसके पास मास कम है उसका इनर्शिया भी कम होगा। मतलब ये अपनी पोजीशन को जो है, इसकी क्या क्या, क्या प्रॉपर्टी है कि इसने रेस्ट के ऊपर रहना है, लेकिन आप जब थोड़ा सा इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये एकदम से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हैवी बॉडी के साथ जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसका एग्जांपल भी समझो, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप अ क्रिकेट बॉल देन अ टेनिस बॉल। अब देखो इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू, क्रिकेट बॉल को स्टॉप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है देन अ टेनिस बॉल, क्योंकि टेनिस बॉल जो है काफ़ी स्मॉल रहती है एंड क्रिकेट की बॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, टेनिस छोटी सी बॉल होती है, तो आप इसके साथ भी इसको रिलेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ। न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो है किसी कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरीके से, ये वाली डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोल देते हैं। सभी जानते हैं, यूनिट जो है आपको पता है, किलोग्राम, मास के किलोग्राम, और आपके पास वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसके पास अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की कोई ना कोई डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड भी है इसके पास एंड इसके पास क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन भी है। ठीक है, इसी वजह से ये क्या बन गया आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। अब न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बेटा, मोमेंटम, इसलिए हमने मोमेंटम को पहले डिफाइन करा है यहाँ पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेटा क्या, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज मतलब इस तरीके से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मीन्स ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी बॉडी में आ रहा है, ये किस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में बेटा आपकी फोर्स है। अब देखो ये P जो है ये क्या है, हमने अभी पढ़ा mv। ठीक है, तो v की जो है आपकी डायरेक्शन रहेगी dt, और इसको हम सिंपली f लिख लेते हैं। अब देखो मास जो है बॉडी का कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज किस में आएगा, वेलोसिटी में। ठीक है, f। अब देखो dv बाई dt आप सभी जानते हैं क्या होता है, एक्सलेशन। तो ये क्या बन गया, ma विच इज इक्वल टू f। तो क्या मैं इसको f विच इज इक्विवेलेंट टू ma लिख सकती हूँ। ठीक है, सेकंड लॉ को इस तरीके से हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है दैट इज ये है जो यहाँ पे लिखी गई है।
ठीक है। अब P1 जो है यहाँ पर क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, जो बॉडी U इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम mv। ठीक है, तो F जो है यानी ये जो है चेंज इन मोमेंटम है, जिसको मैंने P लिखा है। अभी इसको अगर इनिशियल एंड फाइनल में करना हो ना तो यही P जो है क्या बन जाएगा यहाँ पे, दैट इज P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1। P2 क्या है, फाइनल मोमेंटम है, mv लिख लो, माइनस m इनिशियल वेलोसिटी ये लिख लो। मास जो है कॉमन आगे, मास कॉमन आगे ना यहाँ से। अगर इसको इस तरीके से क्या करना, अगर इस तरीके से इसको मैं ना लिखूं तो इसको अगर मैं इस तरीके से क्या करूं, डिफ्रेंशिएट करूं तब कैसे आएगा। अब देखो ये था ना, तो आपके पास m कॉमन आ गया एंड dB बाई dt ऑफ क्या बेटा, v माइनस u विच इज इक्विवेलेंट टू f। अब b माइनस u जो है, b माइनस यू डिवाइडेड बाई टी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फिर आपके पास यही निकल कर आ रहा है, दैट इज एफ विच इज इक्विवेलेंट टू एम ए। ये जो है बी माइनस यू आप इस तरीके से भी देख सकते हो। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, बी विच इज इक्विवेलेंट टू यू प्लस ए टी। एक्सेलरेशन निकालना है तो यू को सिर्फ बी माइनस यू, यहाँ पे क्या बचा ए टी। एक्सेलरेशन निकालना है तो टी को आप इस तरफ लेकर आ जाओ, वी माइनस यू डिवाइडेड बाय बेटा क्या आपके पास टी, और ये कितना आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, इसको जस्टिफाई यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो यूनिट जो है फोर्स के हम जानते हैं न्यूटन होते हैं, जिसको हम कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो इसके क्या होते हैं, सीजीएस, सॉरी एसआई नहीं, सीजीएस सिस्टम की बात करें तो इसके यूनिट्स होते हैं डाइन। एक न्यूटन जो है किसके इक्वल होता है, 10⁵ डाइन। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि अगर आपको यहाँ पर फोर्स जो है डाइन में दी गई होगी, ठीक है, एंड आपके पास कुछ भी अगर अदर क्वांटिटी जो है वो एसआई में है तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूटन की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 10⁵ डाइन। ठीक है, अब एक न्यूटन जो है इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास। अब देखो इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अब ये फोर्स जो है क्या बोल रहा है, कितने न्यूटन की है, 1 न्यूटन की है। 1 न्यूटन की फोर्स हम कब प्रोड्यूस करेंगे, जब मेरे पास मास कितना होगा, 1 kg का होगा, और एक्सेलरेशन कितने का होगा, 1, और एक्सेलरेशन के यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इतना अगर मेरे पास होगा ये मास एंड एक्सेलरेशन, तब बॉडी में मैं बोलूँगी कि 1 न्यूटन की फोर्स जो है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस्ड हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल को सॉल्व किस तरीके से करना होता है वो भी आप यहाँ से सीख जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बोला गया है, सबसे पहले सिंपल पढ़िए कि बोला गया फोर्स को कैलकुलेट करना है, यानी एफ आपने निकालना है, रिक्वायर टू प्रोड्यूस, मतलब एक्सेलरेशन दिया गया है एंड मास दिया गया है। तो आप सभी जानते हो फोर्स जो है किसके इक्वल होती है, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया गया है 2.4 एंड एक्सेलरेशन कितना दिया गया है 5। अब दोनों यूनिट्स जो है वो एसआई में ही है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कितना बनेगा 12 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पर कितनी आ गई, दैट इज योर 12 न्यूटन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सेकंड भी देखो जरा, मास दिया गया है दैट इज 2.5 किलोग्राम, वेलोसिटी दी गई है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो देखो दोनों यूनिट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बोला क्या गया है मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम हम सभी जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 के साथ, ये मेरे पास कितना आएगा, दैट इज 50। ठीक है, 50 आएगा ना, हाँ 20, हाँ 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स भी साथ साथ में लिखते रहना है। नेक्स्ट देखो, अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं इम्पल्स को। इम्पल्स क्या है ध्यान से समझना, इसको मैं सिंपल यहाँ पे लिख भी देती हूँ। मतलब आपके पास लार्ज फोर्स लेकिन किसके लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हो लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो क्वांटिटी बेटा इम्पल्स बन जाती है। समझना इस चीज़ को। यहाँ पर देखो इम्पल्स को हम इसी के से डिफाइन करते हैं, मतलब ये फोर्स है, लार्ज फोर्स, और टाइम जो है dt मतलब स्मॉलेस्ट टाइम है, इसको डेल्टा टी भी लिखा जाता है। तो इम्पल्स को हम बेटा या तो j के साथ रिप्रेजेंट करते हैं या तो बेटा हम इसको i के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको मैं f इंटू डेल्टा टी लिखूंगी। f मीन्स फोर्स जो कि लार्ज क्वांटिटी में, डेल्टा टी मतलब स्मॉल क्वांटिटी है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इम्पल्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब इसके यूनिट जो है फोर्स इंटू सेकेंड यानी न्यूटन सेकेंड। किसके यूनिट्स हैं ये, आपके इम्पल्स के। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ये यहाँ पे डेफिनेशन अच्छे तरीके से नहीं दी गई थी तो मैंने यहाँ पर बता दिया। आप किसी बॉडी को अपने इम्पल्स समझाना हो तो आप कैसे समझाओगे। अगर आप किसी बॉडी के ऊपर जो है, अगर आपने क्या किया, बिल्डिंग से आपने क्या किया, नीचे जंप किया, तो जंप करने में एकदम से आप
पैरों के ऊपर जब नीचे जंप करते हो आपको एकदम से फोर्स जो है ज़्यादा फील होती है, लेकिन वो जो जंप होगा वो क्या होगा, कम टाइम के लिए होता है। ठीक है, एकदम से आप जंप कर जाते हो, या आप क्या करते हो, बॉल को किक करते हो। ठीक है, बॉल को किक करने का मतलब क्या है, ये बॉल है और आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो फोर्स आपने क्या करी, बहुत ज़्यादा है, फोर्स क्या है यहाँ पे लार्ज है, और किक करने का टाइम आप एकदम से करेंगे तो एकदम से क्या हो जाती है यहाँ से। ठीक है, थ्रो आउट आप इस तरीके से, तो टाइम जो है यहाँ पर क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कम रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप इसको चांटा भी मारो ना, तो फोर्स चांटा लगने से उसको दर्द होगा ना वहाँ पे, तो वो लार्ज फोर्स उसके फेस के ऊपर लगी, लेकिन चांटे लगने में आप टाइम को काउंट करने जाओगे तो कितना आएगा, सेकंड्स में भी नहीं आएगा। इसलिए इम्पल्स अगर किसी को अच्छे तरीके से समझना हो तो यही 2 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। अब देखो एग्जांपल समझो कि वाइल कैचिंग अ क्रिकेट बॉल ऑफ अ प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड। अब देखो क्रिकेट बॉल को पकड़ना हो तो वो हाथ पीछे क्यों हटाते हैं, हाथ पीछे इसलिए हटाते हैं क्योंकि एकदम से पकड़ोगे तो आपको हिट कर जाएगी, फोर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, तो आपको टाइम को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा उसको इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, मतलब मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, क्योंकि एफ जो है ना, एफ क्या है बेटा, एम ए है। ठीक है, और ये डी टी है। ठीक है, एक्सेलेरेशन और यहाँ पे इम्पल्स एफ इंटू डी टी, मास और यहाँ पर बी। अब इम्पल्स को बेटा हम पी के साथ भी डिनोट करते हैं, कई जगह आपने ये भी देखा होगा। ठीक है, तो मतलब मास पी बेटा क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, तो वेलोसिटी मतलब ये जो क्वांटिटीज को भी हमने क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा करना है। तो बाय ये क्यों होता है, क्योंकि क्रिकेटर को क्या मिल पाए, लार्ज मोमेंटम मिल पाए। इंक्रीज द टाइम मतलब उस टाइम को इंक्रीज कर दोगे ना अगर आप, ठीक है, टाइम को इंक्रीज कर दोगे तो वो फोर्स भी क्या जाती है, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के। इसलिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे रेट ऑफ मोमेंटम ये वाला, ठीक है, रेट ऑफ मोमेंटम ये वाला, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको चोट नहीं लगती है। ठीक है, अगर आप स्लो मोशन में जंप करके देख लेना, आप फास्ट में नॉर्मली करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर आप जो है मोमेंटम जो है कम आ रहा है, कहाँ पे आपका मोमेंटम जो है ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अगर आपने किसी को थप्पड़ भी मारना है, स्लो मोशन में मारो तो आपको कैसे दिखता है वो, कि धीरे धीरे जा रहा है। ठीक है, तो आपको कम की ज़्यादा फोर्स नहीं लग रही है, लेकिन आप नॉर्मल अगर स्लो मोशन को हटा दोगे तब आपको कैसा फील होता है वो, कि आपके वहाँ पे लार्ज फोर्स जो है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस्ड हो रही है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर टाइम बोला गया है, देखो जो दिया गया है, टाइम जो है 0.2 सेकेंड, मास बोला गया है बॉडी का 2.5, इनिशियली क्या है, ये रेस्ट के ऊपर है, इतनी फोर्स आपने अप्लाई की है इतने सेकंड के लिए, 0.2 सेकंड के लिए किसी बॉडी का मास जो 2.5 किलोग्राम है रेस्ट के ऊपर है। उसके बाद बोला गया कि द फोर्स देन सीजेस टू एक्ट, द बॉडी मूव्स थ्रू 4m, मतलब बॉडी जो है पहले आपने कोई फोर्स लगाई कितने उसके लिए, जिसका मास जो है 2.5 किलोग्राम है, और कितने टाइम के लिए लगाई, 0.2 सेकंड। उसके बाद बॉडी के ऊपर फोर्स जो है, उसके बाद बॉडी जो है मूव करी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस मूव करी उसने, यानी डिस्टेंस दैट इज 4 मीटर इन द नेक्स्ट 1 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ पे कितना टाइम आ गया, दैट इज योर 1 सेकेंड। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, अब आपको यहाँ पे निकालना क्या, मतलब यहाँ पर आपको देखो, आपको यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पर पहले टाइम कितना था, तो ये बहुत कम टाइम है, तो इसको मैं डेल्टा टी लिख देती हूँ। जब कभी भी टाइम इस तरीके से पूछा जाए, फोर्स मेंशन हो ना, तो फोर्स आपको पता लग जाएगा कि इतने कम टाइम के लिए तो फोर्स वो क्या होगी, ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगी। देख लेना, ये आपकी जो फोर्स है वो 40, 50 या 60 तक आएगी। अब देखो यहाँ पर बोला क्या गया है, आपके पास इतना हुआ, ठीक है, फिर बॉडी ने एक सेकेंड जो है वो आगे बढ़ी और डिस्टेंस कितनी कवर करी, 4 मीटर। तो देखो डिस्टेंस कितनी कवर करी डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस कितनी कवर हुई, 4 डिवाइडेड बाय, और कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, सब कुछ बोला गया। तो एस बाई टी बेटा कौन सी क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी नहीं होती है, तो वेलोसिटी बेटा कितनी आ गई, यहाँ से आपको मिल गई 4 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स मुझे यहाँ से वेलोसिटी कितनी मिली, 4 मीटर पर सेकंड। अब आप खुद देख लो ज़रा, आप यहाँ पे क्या निकालने जा रहे हो, फोर्स निकालने जा रहे हो। तो फोर्स कैसे निकलती है, मास इंटू एक्सलेशन। मास है हमारे पास लेकिन एक्सलेशन नहीं है, लेकिन एक्सलेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वेलोसिटी भी चाहिए होती है, क्योंकि एक्सलेशन हमने पढ़ा है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। टाइम तो है हमारे पास, तो फोर्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, और मास के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मास कितना है 2.5, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी आई है आपके पास 4,
इनिशियल वेलोसिटी बेटा देखो रेस्ट के ऊपर है, तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि u कितना आ रहा है 0, तो ये 0 है डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम आप कौन सा लोगे जितने के लिए आप इनिशियली इसके ऊपर रखा है 0.2, क्योंकि आप ऑलरेडी 1 सेकेंड जहाँ पर टाइम लगा था वो आप क्वांटिटी वेलोसिटी पहले ही निकाल चुके हो। ठीक है, तो आपके पास ये आया, तो आप देख लो ज़रा ये कितना है आपके पास, कट किया आपने तो इसको जरा कट करोगे तो ये ऊपर चला गया। ठीक है, 2.5 और इसको ऊपर लेके चले गए तो कितना बना ये 20, हाँ 40 डिवाइड बाई 2, हाँ तो ये 20 बना, और ये देखो 50 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर फोर्स कितनी आ रही है 50 न्यूटन। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया है। ये क्वांटिटी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना आनी चाहिए, स्टार मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट देख लो, बोला गया है एक बॉल जो है जिसका मास आपको दिया गया है इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी, इट मीन्स मास भी गिवन है, ठीक है, और वेलोसिटी भी गिवन है। ठीक है, ये ग्राम में है और ये मीटर में है, इट मीन्स हमें यहाँ पे यूनिट्स को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहीं पे कर लेती हूँ मीटर में लेकर, यहाँ ये मीटर में, तो इसको ग्राम को मैं किस में लेकर आ जाऊँगी, किलोग्राम में। कितना बनेगा 0.02 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना बोला गया, टाइम भी दिया गया है यहाँ पे। इट एक्वायर्स वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये u है, u दी गई है और v भी दी गई है। अब निकालना क्या क्या है, पहले निकालो ज़रा इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम बेटा कैसे निकलता है, m u इनिशियल बोला गया है ना, तो मास कितना है यहाँ पे, दैट इज 0.02 और इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है, दैट इज योर 100। तो 100 के साथ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा मेरे पास इनिशियल मोमेंटम 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोला गया फाइनल मोमेंटम यानी mv निकाल लो, मास तो आपका कांस्टेंट ही है। फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी है 150 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ये तो 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आ जाओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का बोलने का मतलब क्या है, दैट इज डेल्टा p बाय डेल्टा t। p यहाँ पे आपके पास 2 है, इट मीन्स ये अगर मैं इसको बोलूँ तो इसको मैं p1 बोल सकती हूँ और इसको मैं बोल सकती हूँ p2। इट मीन्स p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाय बेटा डेल्टा t। डेल्टा t बेटा कितना है 0.5 आ गया, तो ये p2 कितना है 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0.5, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय बेटा कितना आ रहा है 0.5। तो इसको मैं फिर से एक सेकेंड के लिए बेटा, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 0.5 आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। तो बेटा ये कितना निकल कर आएगा, आप खुद देखो ऊपर ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना निकल कर आएगा, दैट इज इसको इकट्ठा ही लिखते हैं, 2 आ जाएगा ये। ठीक है, 2। और देखो मोमेंटम के यूनिट्स क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम है ना, ये मोमेंटम के होते हैं, ये p डिवाइडेड बाय t है। मोमेंटम के यूनिट्स अभी हमने पढ़े न्यूटन सेकंड होते हैं, लेकिन डिवाइड ये फिर से सेकंड के साथ हो रहा है, तो ये बेटा 2 न्यूटन आएगा। तो ऑप्शन में अगर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा गया है ना, तो मोमेंटम की यूनिट्स न्यूटन सेकंड नहीं मार करके चले आना है। रेट ऑफ चेंज पूछा गया तो रेट मतलब टाइम के साथ इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो एक्सेलरेशन पूछा गया है। अब एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, हम सभी जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो। ठीक है, AT, तो आप सभी जानते हैं एक्सेलरेशन हमने अभी कैसे निकाला था, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। फाइनल वेलोसिटी बेटा कितनी है 150, इनिशियल कितनी है दैट इज 100। टाइम बेटा कितना बोला गया है 0.5 बोला गया है। इट मीन्स यहाँ पे 50 को डिवाइड कर दो 0.5 के साथ, कितना बनेगा ये 100 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन के यूनिट्स यही होते हैं। उसके बाद फिफ्थ देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। अब फोर्स निकालनी है हमें लास्ट में, कौन सा वाला बेटा फिफ्थ है ना, फोर्स निकाल दो जरा। फोर्स क्या होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो मास है, एक्सेलरेशन भी हमने निकाल लिया। मास डायरेक्टली यहाँ से उठा लो 0.02 और एक्सेलरेशन भी हम निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 के साथ, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये इसको डेसिमल में लेके जाओगे 2 डिवाइड बाय 100 के साथ 100 चला गया, तो फोर्स बेटा कितनी आ गई आपके पास 2 न्यूटन। अब ऐसे तरीके से क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर कोई भी ऑप्शन बनाकर आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन भी चेक कर लो। यहाँ पर बोला गया है कि एक बॉल क्रिकेट बॉल की है,
ठीक है, ये सेम बेटा इसी तरीके से ग्राम में मीटर में, तो ये फिर से 0.02 किलोग्राम आ गया। मूविंग स्पीड जो है, स्पीड कितनी बोली गई है आपके पास 40, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं इनिशियल स्पीड लूँगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको फाइनल भी बोला ये, तो ये u है। इज ब्राउट टू रेस्ट बाय द प्लेयर, और आपको टाइम भी दिया गया है। पहला क्या निकालना है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो फर्स्ट मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, p जो है मुझे कैसे मिलेगा, P2 माइनस P1, इट मीन्स mv माइनस mu। अब फाइनल जो है रेस्ट के ऊपर लेकर आ गए, इनिशियल जो है वो ये है, उसके बाद इसको रेस्ट के ऊपर लेकर आ रहे हैं, मतलब फाइनल जो है आपकी वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। अगर ये 0 तो ये सारी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करके देख लो तो मेरे पास कितना बना यहाँ पे, आपके पास m एंड u, m कितना है यहाँ पे, दैट इज 0.02, ठीक है, और यहाँ पर देख लो बेटा 200 ग्राम है, उल्टा कर रहे हैं, पीछे में 2 था, ठीक है, यहाँ पे 0.2 किलोग्राम आएगा, ठीक है। तो 0.2 को मल्टीप्लाई बेटा किसके साथ करना है, u जो कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो 40 है, कितना आएगा ये 8, और मोमेंटम के यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सेकंड देखो, सेकंड क्या बोला गया है यहाँ पे, एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर, कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा है। अब देखो जब कभी भी एवरेज फोर्स लिखा गया हो ना, एवरेज फोर्स का मतलब क्या है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये भी आपने याद रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछ रहा है वो आपसे, इट मीन्स डेल्टा p बाय डेल्टा t। इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, डेल्टा p बाय डेल्टा t। चेंज इन मोमेंटम हमने कितना निकाला, 8 ही आया था, तो इसको 8 ही रहने देंगे, ठीक है, लेकिन ये माइनस साइन के साथ है बेटा, ठीक है, तो इसको माइनस साइन हम ऐसे ही लिखेंगे, -8, ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम मतलब आपके पास डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम बेटा कितना है 0.04, तो ये कितना है मेरे पास -200 न्यूटन, निकाल के भी आप चेक कर सकते हो, 200 न्यूटन ही आएगा। अब ये नेगेटिव साइन जो है बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो, अगर बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है ना, बॉल जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल। मीन्स बॉल जो है आगे की तरफ जा रहे हो और फोर्स आप उल्टी डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, ये मतलब हुआ इसका, इसलिए हम यहाँ पे एवरेज फोर्स जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लो जरा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक मोटरसाइकिल है इज मूविंग विद द वेलोसिटी, बोली गई है किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम भी यहाँ पे बेटा किस में आने चाहिए, आर में आने चाहिए थे, ठीक है। तो अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना हो ना तो मैं इसको कैसे करूँगी, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में 5/18 के साथ क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा मेरे पास ये 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये 5 सेकंड, तभी हम सेकंड में लेकर आ गए। टू स्टॉप इट मतलब इनिशियल वेलोसिटी u ये आ गई, स्टॉप करना है मतलब रेस्ट के ऊपर निकालना, तो v बेटा 0 हो गया, ठीक है। आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर, मास भी आपको दिया गया है, बहुत फोर्स ही तो निकालनी है, फोर्स विच इज इक्विवेलेंट टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 250, और देखो एक्सलेशन मतलब एक्सलेशन हम कैसे निकालेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाय बेटा t, v कितना है ऑलरेडी 0 है, और ये कितना है बेटा 30 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है बेटा 5, तो ये किससे जाएगा 7 के साथ, सॉरी 6 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे 6 के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा ये 0 0 1500, ठीक है, तो फोर्स कितनी निकल कर आई यहाँ पे मेरे पास 1500 न्यूटन। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे लास्ट लॉ है, दैट इज न्यूटन्स का थर्ड लॉ, हम सभी जानते हैं न्यूटन्स का थर्ड जो लॉ है ये हमें आइडिया देता है आपकी फोर्स का, एंड फोर्सेस जो है यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस होंगी आपके पास, आपने देखा होगा यहाँ पर हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप की फोर्सेस निकल कर आती है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से आया है, सेकंड से आया, थर्ड से आया, तो ये कहाँ से आया है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के थ्रू आया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे सिंपल सा यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि अगर आप एक बॉडी के ऊपर, मैंने क्या बोला, ये आपके पास बॉल है, ये आप खड़े हो, ठीक है, और आपने क्या किया, अपने हाथों से यहाँ पे बॉल फेंकी, बॉल आप इस तरीके से फेंकी आपने, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, लेकिन बॉल जो है वो भी क्या करती है, अगर यहाँ पे बॉल आ गई ना तो फिर ये बॉल भी इस बॉल के ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी दूसरी डायरेक्शन में, इट मीन्स
यहाँ पर क्या पता लगा कि आप एक्शन दो तो सामने वाली जो बॉडी है जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो वो भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या देती है, एक तरीके का रिएक्शन देती है। मीन्स आप एक्शन करोगे तो आपको हमेशा जो है एक टाइप का रिएक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर होता है, एक बॉल है और दूसरी क्या है, ये बेटा वॉल है, बॉल, और ये बेटा वॉल है। ठीक है, दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर जो है ये फोर्स जो है लगती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। और ये फोर्सेस हमेशा किस में एक्ट करती हैं, पेयर में। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज जो होती हैं वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगती है। एक बॉडी बेटा क्या होगी आपकी, जो आप वॉल है या पत्थर जो भी स्टोन आप फेंक रहे हो, दूसरी बॉडी क्या है जिसके ऊपर आप इसको फेंक रहे हो, यानी सामने वाली दीवार हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया। अब यहाँ पर एप्लीकेशन जो है वो क्या है न्यूटन्स के थर्ड लॉ की, कि रिकॉइल ऑफ अ गन, जब बुलेट को आप फायर करते हो, ठीक है, बुलेट को आपने क्या किया, फायर किया, इस तरीके से बुलेट जो है आगे जा रही है। ठीक है, बुलेट जो है ये बुलेट है, ये आगे की तरफ की, तो ये आपके पास जो गन है ये भी थोड़ी पीछे क्या होती है, बैकवर्ड होती है। तो ये एक्शन इस तरफ गया और ये रिएक्शन हमें दूसरी, ये एक्शन है और रिएक्शन जो है हमें दूसरी तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो रिकॉइल बैक करती है आपकी, आपने ये पढ़ा ही होगा कि जब बुलेट फायर होती है किसी भी गन से तो आपकी गन जो है वो रिकॉइल करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इन वॉकिंग, जब आप मूव करते हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, मूव कर रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से आप आगे की तरफ जा रहे हो अपने फुट स्टेप्स से, तो ग्राउंड आप आगे की तरफ जा रहे हो तो ग्राउंड को आप क्या कर रहे हो, पीछे की तरफ आपका क्या देखने को मिलता है, रिएक्शन देखने को मिलता है। तो ये भी क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है आप ग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। आपकी फोर्स जो है पैरों से, आपकी जो फोर्स है वो कहाँ पे लग रही है, पैरों से आपकी फोर्स जो है कहाँ पे लग रही है, अर्थ के ऊपर या कोई भी रोड के ऊपर। और अर्थ भी क्या लगा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मैन जो है वो आगे की तरफ चल पाता है। अगर ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस पेयर में ना लगे तो हम जो है इस धरती के ऊपर जो है वॉक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पे, रोरिंग अ बोट इन अ रिवर, जब आप क्या करते हो, पुश करते हो बैकवर्ड को, आप किसी नाव में इस तरीके से बैठे हो, ठीक है, इस तरीके से आप बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, और आप वाटर, ये आपके पास क्या है, चप्पू है, ठीक है, पानी को पीछे की तरफ धकेलो, तो आप क्या कर रहे हो, पानी को इस तरीके से इसको मूव करके क्या करो, पीछे की तरफ धकेलो, मीन्स आप एक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे जो वाटर है, ठीक है, वाटर क्या कर रहा है, आपको पुश कर रहा है, बोट को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है, ताकि आपकी बोट जो है वो कहाँ चली जाए, आगे चली जाए। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपका न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो क्या करता है, ऐड करता है। फिर आगे आपका लॉन्चिंग रॉकेट, जब आप रॉकेट को क्या करते हो बेटा, लॉन्च करते हो। ठीक है, ये आपका रॉकेट है, ठीक है, इसी तो रॉकेट के अंदर फ्यूल है बेटा। ठीक है, जब ये बर्न होता है तो आपकी गैसेज जो होती है नीचे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, गैसेज जो है फोर्स एक्सर्ट करती है नीचे की डायरेक्शन में, तो ये एक्शन हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से आपका रॉकेट कहाँ जाता है, रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, ऊपर की तरफ जो है वो चला जाता है। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर आप देखोगे कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज जो हैं वो हमेशा बॉडी दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी जो है वो क्या कर पाती है, इजीली मूव कर पाती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कहता क्या है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट ना कर रही हो, मतलब फोर्स जीरो हो, तो जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है, यानी कंजर्व रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, जो इनिशियल मोमेंटम रहा होगा किसी भी बॉडी का, बाद में हमें वही क्या देखने को मिलता है, फाइनल मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कि अगर ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ बॉडी जो है एक्सर्ट फोर्स कर रही है एक दूसरे के ऊपर, तो टोटल मोमेंटम क्या रहेगा, सेम ही रहेगा बिफोर एंड आफ्टर द इंटरेक्शन। मतलब पहले वाला अगर ये मोमेंटम है तो बाद में ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से, मतलब अगर हम टोटल मोमेंटम निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो बेटा ये क्या आएगी, एक तरीके की कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, यानी फिक्स रहेगा ये। ठीक है, और कब तक फिक्स रहेगा, जब तक फोर्स जो है इसके ऊपर जीरो है, यानी कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट ना कर रही हो। ठीक है, अब आ जाओ जरा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि एक राइफल है आपके पास जिसका मास दिया गया है, इट मीन्स मास है किलोग्राम में है। ठीक है, बुलेट है जिसका मास जो अभी देखो ग्राम में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट कर लो 0.04 किलोग्राम में, जिसकी वेलोसिटी बेटा ये है। ठीक है, मतलब u आ गया ये। उसको बुलेट जो है टेक्स मतलब टाइम
मूव कैलकुलेट, हमने पहले क्या निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। तो मैंने अभी क्या बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इट मीन्स जो पहले का मोमेंटम रहा होगा। अब यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि आपका जो राइफल है उसका मास बेटा कैपिटल एम है, बुलेट जो है छोटी होती है तो इसका स्मॉल एम है, ठीक है। तो मतलब आपका जो पहले का मोमेंटम जो है एंड बाद का मोमेंटम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे बोलूँगी एम यू प्लस आपका एम वी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोल रहा है, पहले आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी यू कितनी थी बेटा, वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है पहले रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गई वो, मतलब अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन और जैसे कर देती हूँ बेटा, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने क्या बोल दिया कि जो आपका राइफल है उसको बेटा मैंने M1 मान लिया, ठीक है। बुलेट का बेटा मैंने मान लिया M2 मान लिया। इनिशियल वेलोसिटी बेटा मैंने मान ली कि जब ये दोनों रेस्ट के ऊपर है, एकदम से बुलेट थोड़ी चल जाती है, ठीक है। आप फोर्स लगाते हो तो अभी ना, पहले तो राइफल क्या होगी आपकी रेस्ट के ऊपर होगी, ठीक है। तो आपके पास U1, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटीज़ हैं। उसको जब फायर किया आपने तो वो वेलोसिटीज़ जो है वो कितनी हो जाएंगी आपके पास, V1 V2 हो जाएंगी, ठीक है। तो वेलोसिटी जो राइफल की है वो हमें V1 यही निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये क्या बोल रहा है, M1 U1 प्लस M2 U2 विच इज इक्विवेलेंट टू MV1 प्लस M2 V2। अब आ जाओ ज़रा आप थोड़े से कॉन्सेप्ट के ऊपर। इनिशियल वेलोसिटीज़ मैंने क्या बोला, U1 एंड U2 बेटा दोनों क्या आएंगे, एकदम से तो फोर्स लगती नहीं है, तो ये भी ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया। मास के साथ आप क्या करते चलो, चाहे आप इस मास के साथ करो चाहे आप इस मास के साथ करो, तो दोनों केसेस में ये क्या आएगा, इनिशियल ज़ीरो ही आएगा, इनिशियल वेलोसिटीज़, ठीक है। जब आपकी बॉडी, जब आपने राइफल को क्या किया, बुलेट में डाला और आपने इसको फायर किया, तब आपकी वेलोसिटी जो है V1 बेटा आपके पास क्या बनी, दैट इज़ ये वाली, ठीक है, इतने सेकंड के लिए। तो देखो मास जो है आपके पास तब कितना आएगा, मास अब किसका है, पहले राइफल का, राइफल मतलब M1 जो हमने मास माना था, ठीक है। तो M1 कितना आया यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई विद B1, B1 क्या हमारे पास है, बिल्कुल भी नहीं है। हमने राइफल का ही तो रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है तो इसको हम B1 ही रहने देते हैं, प्लस M2 बुलेट निकली 0.04 मल्टीप्लाई विद कितनी वेलोसिटी के साथ निकली है, वो इतनी वेलोसिटी के साथ निकली है, यानी V2, सॉरी बेटा ये नहीं है, ये टाइम है, ये है 200, ठीक है। तो इसको मैं 200 के साथ क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये देखो ज़रा, दैट इज़ V1, ये 5 MB में इस तरफ लेकर आ गई, ठीक है, नेगेटिव के बन गए। और यहाँ पर कितना बना ये, दैट इज़ घटा दो इसको ज़रा, 0.04 200, ठीक है। और यहाँ पर V1 जो है किसके को लगेगा 0.04, ये माइनस के हैं 200 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 5, तो ये मेरे पास आया -1.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बेटा क्या है आपके पास, राइफल की वेलोसिटी है। तो राइफल की वेलोसिटी यानी V1 जो है आपको पता है राइफल पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। ये जो आपके पास बुलेट है ना, मैंने क्या बोला, बुलेट जब निकलती है कितनी भी वेलोसिटी के साथ, राइफल जो है बेटा क्या करता है, बैक करता है। तो जब ये इस डायरेक्शन में जा रही है आगे की तरफ, तो आपका ये जो राइफल है पीछे की तरफ धक्का खाता है, तो बेटा आपका साइन कौन सा आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये कितना आया 1.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सेकेंड क्या बोला गया है, फोर्स बोला गया है। अब मुझे क्या निकालनी है, यहाँ पे फोर्स निकालनी है। फोर्स किस तरीके से निकलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर हमारे पास मास इनटू एक्सलेशन, क्या मेरे पास यहाँ पे एक्सलेशन है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा फोर्स को मोमेंटम के इसमें ले आऊँगी। मैं जानती हूँ फोर्स जो है वो क्या होती है, dp/dt, मोमेंटम तो है ना मेरे पास। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो देखो टाइम है मेरे पास, तो टाइम को तो मैं एज इट इज 0.0 कितना टाइम है बेटा, 0.004 है, 0.04 है। तो इसको तो मैं पहले ऐसे लिखा। मोमेंटम देखो, अब मोमेंटम मतलब पहला इनिशियल मोमेंटम कितना था, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम सारा का सारा राइफल का 0, तो यहाँ पे मैं 0 लिखूंगी इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम जो है वो कितना निकल कर आया, फाइनल मोमेंटम किसका निकालना है बेटा, यहाँ पे V1, ये तो आपके पास किसकी है, V2 वेलोसिटी आपकी बुलेट की है, बुलेट की नहीं चाहिए हमें किसकी चाहिए, राइफल की चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी कहाँ चला गया, हाँ ये, अब देखो यहाँ पर
ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे किनारे पे करती हूँ। यहाँ पे जो इनिशियल मोमेंटम है किसका, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बेटा किसका, राइफल का, कितना था बेटा, 0 था। अब मुझे क्या निकालना है, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम बेटा किससे किससे आएगा, राइफल का मास क्या था, 5 था। ठीक है, एंड यहाँ पर जो वेलोसिटी हमने निकाली, रिक्वायर्ड वेलोसिटी किसकी, राइफल की, कितनी निकाली, b1 1.6 मीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर दो ज़रा। ठीक है, मास कितना था 5 और रिक्वायर्ड वेलोसिटी राइफल की ही हमने यहाँ पे निकाली 1.6। ठीक है, तो ये कितना आया मेरे पास, दैट इज आपका 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होता है, P2 माइनस P1 होता है, तो P2 मेरे पास कितना आया 8, P1 तो बेटा 0 ही है और इसको डिवाइड कर दो 0.04 के साथ, तो कितना है मेरे पास, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ऊपर लेके जाएंगे 4 2, हाँ, तो इसको ये बनेगा मेरे पास नेगेटिव साइन के साथ 2000 न्यूटन, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, रेट ऑफ या एवरेज फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज फोर्स को ही हम क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अभी पीछे मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, एवरेज फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये फॉर्मूला भी आपने याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, एक बुलेट जिसका मास बेटा ग्राम में है, तो इसको कन्वर्ट कर लो फिर से, 0.02 किलोग्राम। उसके बाद वेलोसिटी दी गई है, एम्बेडेड ब्लॉक का मास, ये भी, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, कितना है, 980 ग्राम है ये, 20 में कर दो इसको, ये 20 को ऐड कर दोगे ना, एम्बेडेड किया आपने। एक बुलेट है जिसका मास 20 ग्राम है, जो कि एक बुलेट है जिसका मास बेटा इतना है, उसको आपने क्या कर दिया, ये वुडन का ब्लॉक है। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, डाल दिया। अब वुडन ब्लॉक का जो मास है वो इसमें जब ये गोली लग जाएगी तो वुडन का मास 980 है। ये जो आपके पास क्या निकल कर आया, जो आपने इस बुलेट को इसके अंदर डाल दिया, इसका कितना है, 20 ग्राम है, तो दोनों को प्लस करके बेटा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कन्वर्ट कर दो जरा इसको केजी में, तो ये कितना हो जाएगा, 1 kg। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 kg जो है सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग, फिर आप क्या कर दो, इसको रस्सी से बांध दो। ठीक, कैलकुलेट द वेलोसिटी निकालनी है अब हम लोगों ने, तो बहुत सिंपल सा है ये। हमें क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो जरा आप यहाँ पे। कैसे आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले बुलेट का जो मास था दैट इज योर m1 u1। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, मास जो कि ये बटा ये इनिशियल मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल मोमेंटम मतलब P1 को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P2 को, यानी फाइनल मोमेंटम को। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मास है, यहाँ पे एक मास बेटा किसका है, वुडन ब्लॉक का आएगा, दूसरा मास जो है बेटा किसका आएगा, आपके बुलेट का आएगा। ठीक है, जो कि आपने उसको उसमें क्या किया है, इंसर्ट किया है, और ये वेलोसिटी बेटा v मैंने यहाँ पे मान ली। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर क्या बोला गया है, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे v मतलब मुझे कैलकुलेट द वेलोसिटी पूरे सिस्टम की निकालनी है, मतलब मुझे ये v निकालना है। तो मुझे m1 पता है, ठीक है, ये m1 है, m2 भी मुझे पता है, 1000 निकला था ये, तो हम इसको 1 kg मान के चलेंगे। ठीक है, अब ये m1 u1 जो है मैं किस तरीके से निकालूंगी, ध्यान से देखना ज़रा इस क्वेश्चन को। बोला क्या गया है, सबसे पहले आप देखो वेलोसिटी जो है ये u1 वेलोसिटी बेटा किसकी है, आपके। अब यहाँ पे देखो m1 मल्टीप्लाई कर दो ज़रा, 0.02 और u1 वेलोसिटी बेटा कितनी है, 200। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कंबाइन करके मुझे मिला 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहाँ पर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 कितना है बेटा, ये दोनों मिलाकर 1। ठीक है, क्योंकि आप देखो किलोग्राम, इसको हमने SI में ले आए हैं ना, और इंटू v। अब यही v मुझे निकालना था, तो v तो बेटा डायरेक्टली कितना आ गया, 4। तो मुझे हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी। ठीक है, तो v किसकी इक्वल आ गया, आपके पास 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये डायरेक्ट ही निकल कर आ गया। हमें यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने यहाँ पर जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि मास जो है m2 जो है आपने ये नहीं लेना है। अगर आप गोली को इसके अंदर एम्बेडेड कर रहे हो, मतलब लगा दे रहे हो, तो कंबाइन सिस्टम का मास लिया जाएगा, दैट इज बुलेट का भी और आपके ब्लॉक का भी। कितना है, 20 प्लस 980 कितना बना, 1000 ग्राम। तो ग्राम को बेटा किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, 1 किलोग्राम आ गया। तो बेटा यही हमने यहाँ पे पुट किया है। ये इनिशियल तो आप डायरेक्टली निकाल ही लोगे बुलेट का, और यहाँ पे इसकी मास भी दिया गया है एंड वेलोसिटी भी दी गई है, तो ये डायरेक्टली जो है सॉल्व होकर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा।
अब देखो लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। अब आपको यह पूरा चैप्टर समझ में भी आ गया होगा और किसी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि एक राइफल मैन है हु टुगेदर विद हिज राइफल, मतलब एक आपके पास आदमी है और इसके हाथ में, इस तरीके से अगर मैं ऊपर की तरफ बना दूँ ना, तो इसके हाथ में जो है वो क्या है, एक तरीके की राइफल है। ठीक है, इस तरीके से राइफल है। उसके बाद जो है मास जो है कितना है उसका, विद हिज राइफल हैज़ अ मास। मास किसका है बेटा, राइफल का है, ध्यान रखना। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से सर्कल कर दिया। स्टैंड्स ऑन अ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस के ऊपर ये खड़े हुए हैं और 10 शॉट्स लगाए इन लोगों ने। ये नंबर ऑफ शॉट्स जो हैं वो कितने हैं, 10 हैं। हॉरिजेंटली मतलब ईस्ट डायरेक्शन में लगाए हैं। उसका ईच बुलेट हैज़ अ मास, मतलब 10 बार लगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर बुलेट का जो मास है वो कितना है, 10 ग्राम। और मजल की स्पीड बेटा कितनी है, 800 ग्राम। हर किसी की 800 मीटर पर सेकंड, 800 मीटर पर सेकंड, और सबका मास कितना है, 10 टन। बोला गया व्हाट वेलोसिटी डज राइफल मैन एक्वायर, मतलब वेलोसिटी। अब देखो ये राइफल के साथ है खड़ा, 10 शॉट मारेगा तो इसको धक्के कितने पीछे की तरफ लगेंगे यहाँ पे, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेंगे। तो ये एक्सपीरियंस कौन करेगा, ये पर्सन फील करेगा। ठीक है, पीछे की तरफ जब आप अपने हाथ से राइफल चलाते हो तो आपकी जो बाजू है आपकी वो क्या होती है, झटके से पीछे की तरफ जो है मूव करती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ 10 शॉट्स यहाँ पर बोला गया। तो सबसे पहले देखो M1 एंड M2 जो है मासेस किसके हैं, बुलेट एंड द राइफल मैन के हैं। V1 एंड V2 जो है वेलोसिटीज हैं किसकी, आपकी आफ्टर द शॉट्स। ठीक है, उसके बोला कि इनिशियली जो राइफल मैन जो है पहले तो बेटा कहाँ पर होगा, रेस्ट होगा। तो मतलब इनिशियल मोमेंटम अगर मैं बोलूँ, पहले रेस्ट के ऊपर है ना, इनिशियल मोमेंटम जब आदमी ने जो है फायर नहीं किया था तो वो तो बेटा कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 होने का मतलब क्या है, अगर मोमेंटम 0 हो गया तो मतलब वहाँ पे फोर्स क्या है आपके पास, 0 आपको देखने को मिली। तो मोमेंटम अब यहाँ पे क्या हमने अभी पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब फोर्स 0 होती है तो मोमेंटम आपका क्या होता है, कंजर्व होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, मतलब फिक्स रहेगा। तो इट मीन्स इनिशियल जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल रहेगा, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम हम बोल ही रहे हैं ना, कितना है बेटा, 0 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बोलने का मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम बेटा आप किस तरीके से निकालोगे आप। ठीक है, M1 V1 प्लस M2 V2, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि जब पर्सन ने V1 एंड V2 जो है कौन सी वेलोसिटीज हैं, आफ्टर द शॉट्स, जब उसने शॉट्स जो हैं 10 शॉट्स जो हैं वो मारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ज़रा, आपने क्या निकालनी है, व्हाट वेलोसिटी डज द राइफल मैन एक्वायर। तो कौन सी वेलोसिटी होगी यहाँ पे, V2 वेलोसिटी रहेगी। V1 से तो बेटा क्या फायर हो रहे हैं, यहाँ पे बुलेट्स फायर हो रहे हैं, तो V2 निकालनी है। तो V2 को मैं किस तरीके से लिखूंगी, दैट इज M1 V1 डिवाइड बाय बेटा क्या, दैट इज योर M2 किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर जब आपको इतना समझ में आ गया है, M1 जो है कितना मास है बेटा, मास किसका, आपके जो मजल्स हैं। ठीक है, कितना था हर एक का मास, 10 ग्राम था। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो तो इसको ये कितना आएगा आपके पास, 10 इंटू 10⁻³ कर लेती हूँ, क्योंकि हमने नंबर ऑफ शॉट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। ये नंबर ऑफ शॉट्स हैं और यहाँ पर ये आपके पास कितना आ गया, तो मैं इसको 10 नंबर ऑफ शॉट्स, मतलब इसको मैं n के साथ यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, n जो यहाँ पे नेगेटिव आएगा ना, और ये M1 V1 है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ शॉट्स भी तो है यहाँ पे, तो इसको n के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना। तो 10 को मैं पहले लिख रही हूँ, माइनस साइन मैंने इसी के से लगा दिया। वेलोसिटी V1 बेटा कितनी है, हर किसी की जो बुलेट निकल रही है हर एक शॉट के साथ 800। मास बेटा कितना है, 10⁻³ यानी 10 है ना, ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो तो 10⁻³ ही आएगा ना, ऊपर लेके चले जाओ। ठीक है, और वेलोसिटी बेटा कितनी है, 800 डिवाइडेड बाय बेटा क्या, M2 बेटा किसका मास आएगा, राइफल का, जो कि बेटा कितना है, 100 ग्राम है। 100 को इस तरीके से आप लिख लो। ठीक है, जो क्वांटिटीज आपकी कैंसिल होती हैं उनको बेटा आप क्या करते चलो, कैंसिल करते चलो। तो बेटा 80 है यहाँ पे, और इसको नीचे लेके जाओ तो एक, मतलब अगर इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ ना तो ये 80 आएगा, नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगी, एक के साथ एक कैंसिल होगी। कितना बना मेरे पास, 0.08। क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं मीटर पर सेकंड, इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो वेलोसिटी जो हमें एक्वायर हुई, बेटा ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा और भी है एक क्वेश्चन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक और स्लाइड यहाँ पर ले लेती हूँ। ठीक है, अब आ जाओ ज़रा,
वेलोसिटी मेरे को देखने को मिल गई। अब देखो वेलोसिटी एक्वायर्ड आफ्टर 10 शॉट्स, v2 मेरे पास कितनी आ रही है, v2 मैंने कितनी निकाली अभी, दैट इज 0.08 मीटर पर सेकेंड। अभी नेगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि वो पर्सन के पीछे की तरफ लग रही हैं। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, क्वेश्चन में पढ़ो, एंड ऑफ व्हाट डज राइफल मैन को कितनी फील होंगी। ये तो आपको पता है ना कि ये जो वेलोसिटीज आ रही हैं नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरीके से लगेंगी। ये v2 जो वेलोसिटी है ये किसकी है आपके पास, जो ये बुलेट्स लगा रही हैं पीछे की तरफ बंदूक किसके हाथ में, राइफल के मैन में। तो जब एंड हो जाएगा 10 शॉट्स इसने लगा लिए तो इसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, उसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 के साथ। तो यहाँ पे 10 शॉट्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, v2 के साथ। तो 10 को मल्टीप्लाई कर दो माइनस 0.08, तो कितना आएगा ये 0.8 माइनस 0.8, तो मतलब आपके पास इतनी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ द राइफल मैन की ये आई अब v2। ठीक है, अब ये आप नेगेटिव साइन का पता तो लगा ही सकते हो, डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट। अब ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस वीडियो का, ठीक है, इसके बाद आपकी वीडियो जो है वो खत्म हो जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है। मास दिया गया स्ट्राइक्स इलास्टिकली विद अनदर बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूस, मतलब एक बॉडी है जिसका मास जो है 1 kg है, एक और बॉडी है जो कि बेटा रेस्ट के ऊपर है जिसको मैं इनिशियल वेलोसिटी 0, ये इसके साथ स्ट्राइक करा इलास्टिकली और फिर एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। उसके बाद जो है उसका वो सेम डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया, मतलब यही डायरेक्शन जो पहले थी वही हुई। विद डायरेक्शन विद 1/4 ऑफ द इनिशियल, मतलब 1/4 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी मैंने u मानी थी ना, तो इसको मैं 1/u मान लेती हूँ, ठीक है, 1/4u। अब बोला क्या गया है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ द अदर बॉडी। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी u मैंने मानी, u ही मानी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v बेटा कितनी आई, कितनी बोला है 1/4 टाइम ऑफ द इनिशियल, तो मतलब u/4 ये बोला। अब यहाँ पर जब कभी भी कोई बॉडी जो है दूसरे के ऊपर बेटा स्ट्राइक करे इस तरीके से, तो आप सभी जानते हैं कि मोमेंटम जो है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। तो हमने कंजर्वेशन मोमेंटम का लॉ लगा देना है, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम देखो क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वलेंट टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये एक बॉडी और ये दूसरी। अब ये m1 u1 जो है मास जो है बेटा कितना है 1 ग्राम, तो ऐसे लिख लिया। u जो है बेटा यहाँ पर क्या निकल कर आया है आपके पास, दैट इज u, इनिशियल वेलोसिटी हमने u ही मानी थी। अब ये जो उसके बाद क्या बोला गया कि जब उसने दूसरी बॉडी क्या थी m2, ये बेटा m1 है, ये m2 है, दूसरी बॉडी बेटा क्या है रेस्ट के ऊपर है, तो u अगर क्या है 0 है तो ये सारी क्वांटिटी बेटा क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। m1 v1, m कितना है आपके पास एज इट इज m ही है, मतलब 1 ही है, तो इसको मैं आप 1 ही रहने देते हैं, 1 इंटू v1। v1 वेलोसिटी मतलब ये वाली कितनी होगी थी ये u/4 प्लस m2, m मतलब इस बॉडी का मास क्या हमें पता है, वही तो हमें क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो m2 को मैं ऐसे ही लिखूंगी, लेकिन अब ये आपका जो v है ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो इसको मैं एज इसको v2 ही लिख के समझते हैं। अब ये u है, ये u/4 है और ये m2 v2 है। मैंने मान लिया कि बेटा ये जो मास है वो कितना मैंने माना आपका m है, ठीक है, मतलब u, ध्यान से समझो, u विच इज इक्वलेंट टू u/4 और इस मास को बेटा मैंने मान लिया, मैं इक्वल क्यों लिख रही हूँ, प्लस है, प्लस mv2। अब हम देखो एनर्जी जो है वो यहाँ पर क्या होगी, कंजर्व होगी, ठीक है। तो ये अगर इक्वेशन मेरे पास 1 है, तो अगर मैं m इसको निकालूँ ना mv2, तो ये इसको इस तरफ लेके गए तो ये बेटा प्लस हो जाएगा, सॉरी ये इस तरफ है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये बेटा कितना बनेगा, दैट इज 3u माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बना 4। तो इस इक्वेशन को बेटा मैंने मान लिया 1, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी क्या है यहाँ पर, कंजर्व होगा, ठीक है, क्योंकि मास हमें यहाँ पे चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज हाफ m1 u1 का स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी, हाफ m2 u2 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू m1 v1 का स्क्वायर और प्लस ये, ठीक है। जब कभी भी कोई बॉडी जो है यहाँ पे एनर्जी को क्यों किया,
ध्यान से समझना। जब कभी भी बॉडी जो इलास्टिकली दूसरी बॉडी जब रेस्ट के ऊपर होती है उसको स्ट्राइक करके सेम डायरेक्शन में जाती है, तब आपके पास मोमेंटम और एनर्जी ये दोनों क्वांटिटी जो है साइमल्टेनियसली क्या होती हैं, कंजर्व होती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। तो पहले मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन होगा, उसके बाद आप एनर्जी को भी आपको कंजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनिशियल आपका कितना है m1 u1 का, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये हाफ एज इट इज रहा। मास बेटा कितना है m1, हम मान रहे हैं 1, तो u1 का स्क्वायर, मतलब इसको मैं u स्क्वायर ही लिख देती हूँ। ठीक है, u1 का स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद हाफ, तो ये u2 दूसरी बॉडी बेटा कहाँ पे थी, रेस्ट के ऊपर थी, तो यहाँ पर ये अगर 0 है तो ये पूरी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद हाफ m1 कितना है, 1 है, और ये v1 का स्क्वायर मतलब पहले वाली वेलोसिटी u/4 का होल स्क्वायर प्लस m, और ये m है mv2 का स्क्वायर हम बोल रहे हैं। तो मैंने m2 को बेटा क्या माना था, m2 को हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया था यहाँ पे m के साथ, तो बेटा ये वही वेलोसिटी है। अगर आप इसको रिप्लेस नहीं भी करोगे ना m2 v2 को ऐसे भी लेके चलते जाओगे तब भी आपको यहाँ पर एंड रिजल्ट यही देखने को मिलेगा। तो ये बेटा हमने कितना निकाला, दैट इज 3u डिवाइडेड बाय 4 का बेटा क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। अब कुछ नहीं करना है, आपने इसको सॉल्व करना है। ये कितना है आपके पास, दैट इज u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये कितना है आपके पास 1/2, और ये कितना है u स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या 4 को मल्टीप्लाई 16। ठीक है, ये कितना बना आपके पास 9u का स्क्वायर और 16 इंटू 2 32, तो ये कितना बना आपके पास u स्क्वायर बाय बेटा कितना था यहाँ पे पीछे 2, यहाँ पर कितना आया u स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ये भी, हाँ 36 बनेगा, 36 बनेगा ना, हाँ 32 बनेगा, 16 को मल्टीप्लाई 32, और यहाँ पर 9u का स्क्वायर और यहाँ पे 32। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको आप क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 32 है, और यहाँ पर बेटा u का स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब आप यहाँ पे कुछ नहीं करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, और आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, दैट इज आपने एक सेकेंड के लिए बेटा एक स्टेप बेटा पीछे जाओ, यहाँ पे ये हम थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करती हूँ इसको मैं। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दो, m2v2 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है हम पुट नहीं करेंगे। अब देखिए चलो एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर ये आया कितना आया, ये हाफ m2v2 का स्क्वायर। अब इसको जब सिंप्लीफाई करो तो ये कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे u स्क्वायर और ये u स्क्वायर है तो इसको साथ में कर लो। मतलब अगर मैं बोलूँ कि u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या 32, किसके इक्वल आ जाएगा, ये m2v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये बना मेरे पास। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो और इसके साथ क्या कर दो, इसको सॉल्व कर दो। मतलब यहाँ पे माइनस, ठीक है ये माइनस हुआ, और यहाँ पे m2v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या कितना था, यहाँ पे 2 था। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, किस एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज 32, यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी u का स्क्वायर है, कितना बनेगा ये बेटा, ये सिंप्लीफाई करके मैं 15 ही लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, 15 u का स्क्वायर, और ये कितना बना आपके पास m2v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर मैं दूसरी तरफ लेके चली जाऊँ ना, यहाँ पे लेके चलो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इतना, तो मतलब मेरे पास कितना बना m2v2 का स्क्वायर किसके इक्वल आया 15 डिवाइडेड बाय 16 u का स्क्वायर। अब ये वाली इक्वेशन देखो और ये वाली इक्वेशन देखो। ठीक है, दोनों इक्वेशन चेक कर ली, ये इक्वेशन को नेम दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक और स्लाइड में यहाँ पे चूज़ करती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा यहाँ पर हम आंसर जो है आसानी से निकाल पाएँ। एक इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन देखो, m2v2, अब मैंने क्या बोला था, हमने पहले वाले को ये m2v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या mv2 का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना है 9/16 u का स्क्वायर, और ये कितना आया था मेरे पास 15/16
16 का बेटा क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यूज़ किया। अब यूज़ किए के साथ यूज़ किए बेटा क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मास तो मास के साथ यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि देखो ये इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, नीचे कितना है m2 है और v2 का स्क्वायर है, v2 का स्क्वायर v2 एक m के स्क्वायर के साथ एक m, तो मतलब यहाँ पे एक m बचेगा ना। 9/16 और 16/15 कितना बना ये 9/15, तो m कितना आया मेरे पास m2 विच इज़ इक्वलेंट टू 9/15। अब 9/15 को अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये मास जो है किसके इक्वल आएगा, 15 और 6 हाँ 15 90, ठीक है 0.6 किलोग्राम। ये थोड़ा सा लेंथी था, ठीक है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो है वो निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने इसकी वैल्यू जो है पुट क्यों नहीं की है, क्योंकि मुझे निकालनी ही यही क्वांटिटी थी। पहले हम क्या कर रहे थे, इसको रिप्लेस कर दे रहे थे ना, लेकिन नहीं, हमने ये रिप्लेस नहीं करना है, वरना हमारे पास जो है हम मोमेंटम और एनर्जी को क्या नहीं, दोनों को कंपेयर करेंगे एंड फिर हमारे पास ये जो वैल्यू है हमें ये निकालनी ही पड़ेगी। अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू जो है आपके पास नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, इन दोनों को इक्वेट किया है और आपके पास यहाँ पर क्या निकाला है, आंसर निकाला है कुछ इस तरीके से। ठीक है, दोनों को क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का चैप्टर, जहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है किसे किसे काम करते हैं एंड इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल्स को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो ये वन शॉट वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर